हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और आज हम लोग की मदद करेंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, कोलकाता से आपको नजर आएंगे। राजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। निपटा देंगे वो सारी सीरीज आपने, वेब सीरीज? दो निपटा दी मैंने रेदर। कौन सी और रिव्यू कैसा है? इस शो के एंड में जाते जाते देखिएगा आप लोग। इस समय नहीं ले रहा मैं, वो क्या कहते हैं, टीजर के तौर पे छोड़ जाता हूँ। राजेश सर आ रहा हूँ, मार्केट पे बात करेंगे, क्वेरी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और ट्विटर आईडी आएंगी। प्लीज रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सब्सिक्वेंट शोज में हम लोग उठा सकें। तो अगले हफ्ते जब हम रिज्यूम करेंगे, अगले हफ्ते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल तो फिर वो वीकेंड स्पेशल की तैयारी हो रही होगी, तो कल नहीं, मंडे ऑनवर्ड्स फिर आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। मार्केट लाइए स्क्रीन पर। ठीक ठाक है, बढ़िया है। जहां हमने छोड़े थे सुबह इसी समय के आसपास, 10:30 बजे के आसपास, जब सुबह का शो कल्मिनेट कर रहा था मैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास घूम फिर के हम कामकाज करते हुए, पर कोई दिक्कत नहीं। महज 3/4 से 1% के आसपास के दबाव के बीच चल रहा है, और ये बुरा नहीं है। 150 पॉइंट का दबाव, जब वो इंडिकेशंस थे कि हम शायद 350, 450, इवन 400 पॉइंट तक के एसजेएक्स निफ्टी ने वेरिएशंस दिखाए थे हमको, तो उस लिहाज से रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ध्यान रखिए, भारतीय बाजार जहां खुले थे उससे भी रिकवर होकर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक सुबह से था कि थ्रस्ट जनरेट यही पॉकेट करेगी, कन्विक्शन इसी पॉकेट को लेकर आ रहा है, और देखिए इन ग्रीन जा जाके अभी भी फ्लैटिश टेरिटरी के आसपास ही निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आज एक्सपायरी है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की, तो जरा सा एक्सपायरी रिलेटेड मूव, अब बाजार एक उसके अगले ट्रेड का इंतजार कर रहा होगा। खैर देखते हैं, जैसी स्क्रीन में उस तरह का मूव मोमेंटम नजर आएगा, इस पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन आज जो पहले राजेश सर से बात कर लीजिए, फिर क्वेरीज खोलते हैं। राजेश सर, ये बहुत वोलेटाइल हो रहा है, सितंबर का महीना ऐसे ही जाने वाला है क्या? सितंबर के महीने में कुछ करेक्शन लाइकली है क्या? हम रिटेल के जहन में एक सवाल था ये। देखिए, करेक्शन कभी भी हो सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल से करीब करीब 18% निफ्टी ने जंप दिया है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, बहाने कुछ भी हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि न्यूक्लियर डील नहीं हो रही, कोई कह सकता है हो रही है, कोई रशिया यूक्रेन, कोई महंगाई के आंकड़े, रेट हाइक के फेयर्स। लेकिन एक बात तय है कि सीरीज़ के अंत में मेरी उम्मीद है कि हम लोग पॉजिटिव में ही बंद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वोलेटाइल महीना रह सकता है, बट सीरीज़ पॉजिटिव में बंद होगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके के पहली तिमाही के नतीजे आए थे, उसे देखते हुए दूसरी तिमाही ये ख़त्म हो जाएगी सितंबर की सीरीज़ के साथ, तो दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजों की उम्मीद बन जाएगी। फेस्टिव सीज़न चालू हो जाएगा, जिस कारण से डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात, जो 25-30% हम लोग ने क्रूड में कट देखा है, और दूसरे एग्री कमोडिटीज़ कह लीजिए या मेटल्स कह लीजिए, उसमें कट देखा है, उस कारण से इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंट्रोल में आता हुआ दिखेगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे बहुत ज़्यादा मंदी की उम्मीद नहीं है। वॉलेटिलिटी रह सकती है नीचे में, जब तक हम लोग 17,300 के नीचे क्लोज नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई चिंता की बात है। फेस्टिविटी से याद आया, 1 सितंबर पे हम इस समय आज खड़े हुए हैं। 1 अक्टूबर से कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत। राजेश सर, माहौल सेट होना शुरू हो गया धीरे धीरे, अब तो तैयारी हो रही होगी। मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर से नहीं, 1 सितंबर, आज से ही माहौल बना हुआ है। पूरा शहर बंद है। एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, क्योंकि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है बंगाल की दुर्गा पूजा को, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने करीब 10-1 किलोमीटर की पदयात्रा टाइप एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी है, और प्राय सारे रास्ते बंद हैं। आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? इट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। सर, मैं आपकी हाजिरी में हूँ। थैंक यू सर। ये बात सही, मैंने पढ़ा था आज वो सेलिब्रेशंस हैं उसके, वो यूनेस्को के इंक्लूजन्स के चलते, लेकिन एग्जैक्टली 1 मंथ डाउन द लाइन, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर दुर्गा पूजा की हो रही होगी तैयारी। 5 अक्टूबर को है दशहरा, ध्यान रखिएगा। तो हाँ, बिल्कुल फेस्टिविटीज में यहाँ पे हम मगन हैं। कुछ दिनों में अब
कोलकाता सारा फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को दुबई जाना है, मुंबई से क्वेरी सॉल्व करनी है और अहमदाबाद से करनी है। सब जुड़ चुके हैं, उनको दिखाइएगा प्लीज। जो सब जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, आप सबको गुड आफ्टरनून और आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। सबसे पहले दुबई जा रहा हूं। दुबई से स्मिता देशपांडे जी स्क्रीन पर। स्मिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। स्मिता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, आप क्या करते हो मैम? Actually, originally I'm a chartered accountant, but abhi, as of now, I'm not working. So because of family issues, English is okay, my Hindi is broken. So जितनी मुझे समझ में आ गई उतना ओके। तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। जो कंफर्ट हो आपका उस भाषा में। तो आप तो सीईओ, फिर तो बुक्स बैलेंस शीट रीड करना, उसके बाद डिसाइड करते हो या फिर ट्रेडिंग का मन बना लिया मैम आपने? पहले तो मैं इंटरनल ऑडिट करती थी, तो फिर बाद में मेरा करियर का ट्रैक थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया. सो नाउ दैट माय डॉटर इज बैक इन हर college and everything, so I thought now I'm getting back to financial industry, trying to get hold of market again. So I'm और दुबई कैसे पहुंच गए? You were practicing in Dubai? No. I am originally from Bangalore. Got married and moved with husband. I was in Pune for some time, Bombay for some time, and then 8 years back दुबई में. कैसा लग रहा है दुबई? इंडिया मिस कर रहे हो या चल जाता है दुबई में काम? Actually, I would say we are best of both worlds. Yeah, the area तो मैं जो रह रही हूँ तो I don't feel out of India at all. In fact, I'm in Bardubai. Yesterday itself I went for a Ganpati festival darshan. So ऐसा कुछ इंडिया के बाहर रहने का ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है. So there's enough company here. There are enough Indians. मुंबई की लोकल ट्रेन वहां कहाँ मिलेगी आपको? वैसा फील कहाँ देंगे? ठीक है, लेकिन स्मिता मैम, क्वेरी क्या है राजेश सर के लिए? 3 साल से we are buying one stock, the PNB, because mostly we invest in banking and technology stocks. The rate at which we bought 80, I mean that was totally wrong time. But as recently as May we bought it at 46. So I have around 3,300 shares. So do I really hold on, or is it best time to sell now? What do I do with it? Why did you zero in on PNB? आपने इसकी कुछ बुक स्टडी करी थी, वैल्यूएशंस देखे थे, चार्ट देखा था, या सुन लिया था इसके बारे में, या इसके साथ बैंकिंग करी थी? क्या रीजन था? It was just I think 2018 में एक न्यूज आया था, उसके हिसाब से we thought it was going to go up and we bought it, and then we tried to make money when it fell down. I think that was a wrong strategy. So I'm just hoping it doesn't fall further down. So ऐसा कुछ we just invest banking because we are familiar with that, because my husband is in banking technology, so we are just familiar with that industry. ठीक है राजेश सर, भाई पीएनबी यहां से और तो नहीं गिर जाएगा? मेरी बाइंग 80 से चलते चलते आज 46 तक हुई है। 3,300 स्टॉक खड़ा है 36 पे। गलत तो पड़ गई वो स्ट्रैटेजी। पीएनबी ने ओवर लास्ट 3-4 साल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सरकारी बैंक्स में काफी दिक्कतें भी झेलनी, खबरें भी आई, फ्रॉड पता नहीं क्या क्या खबरें इस बीच चली। अब क्या करूं? एट 36 पीएनबी रखूं? सरकारी बैंक्स में मोमेंटम आ रहा है, एक्सपेक्ट करूं उसका रब ऑफ पीएनबी भी एंजॉय करेगा या नहीं? आशीष जी, इन्होंने अभी कहा कि इनकी स्ट्रेटजी रॉन्ग हो गई थी 2018 में, और उसके बाद भी ये उसको अक्यूमुलेट करती रही। ये गलत तरीका है। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी स्ट्रेटजी रॉन्ग हो गई है तो आपको वहाँ सुधार करना चाहिए था। वहाँ पर पोजीशन कम करनी चाहिए थी, काटनी चाहिए थी, न कि ऐड करनी चाहिए थी। अब जब हो गई है और यहाँ पे आके खड़ा है, देखिए डाउनसाइड इसमें कुछ और बचता नहीं है। मैक्सिमम जाएगा तो 32 तक जा सकता है, वो भी तब जबकि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ या कोई नया स्कैम या कोई नया घोटाला निकल कर ना आ जाए। ऐसी कुछ अभी उम्मीद है नहीं, तो मैं समझता हूँ डाउनसाइड अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं इन्हें राय यही दूंगा
कि जहाँ भी उछाल मिले 40-42 तक निकल जाएं, बेहतर होगा, क्योंकि उम्मीद कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आपको 5 साल रुकना पड़ा तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस करेंगी। इस पैसे को अगर दूसरी जगह लगाती हैं, बेहतर जगह, आपको अगर बैंकिंग की इतनी वो है फैसिनेशन, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक पड़ता है। आप वहाँ स्विच कर लें, थोड़ी बहुत लॉस की भरपाई बिल्कुल हो जाएगी। तो स्मिता मैम, कोई लॉजिक नहीं है एक बीटन डाउन हारा हुआ स्टॉक जिसमें मैंने लॉसेस करे, मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो गई थी रोकने का। अब मेरा बेसिक आइडिया है कि कम से कम लॉसेस मिटिगेट हों या एक प्रॉफिटेबल एग्जिट तो दूर है, आपकी बाइंग तो बहुत ऊपर की चल रही है, लेकिन बेहतर तरीका होगा अगर किसी सरकारी बैंक का एक्सपोजर और फंडामेंटल बेहतर, जिसमें उम्मीद ज्यादा कि वो लॉसेस की रिकवरी हो जाएगी, तो स्विच करेंगे किसी बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी कैनरा बैंक पे। आप और आपके हस्बैंड मिलकर उन दोनों बैंक को स्टडी करें, इससे निकले पैसा उस बैंकिंग, अगर सरकारी बैंक के एक्सपोजर लेना है तो वो ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। इस बीच मुंबई से बबली आनंद जी जुड़ती हुई। बबली मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। बबली मैम, आप क्या करते हो, कब से शेयर इक्विटीज शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने लास्ट मंथ से ही शुरू किया है। जस्ट अ बिगनर। लास्ट मंथ शुरू करा? बबली मैम कैसे शुरू करा, क्यों शुरू करा, क्या रीजन था? एक्चुअली मुझे हमेशा स्टॉक मार्केट बड़ा फैसिनेट करता था, बट मेरी फैमिली इज टोटली अगेंस्ट इट। अभी भी मुझे ज्वाइन करने नहीं दिया, बट इट्स अ चैलेंज फॉर मी नाउ। आई वांट टू प्रूव इट टू देम कि डूबेगा नहीं पैसा, नफा आएगा। आई ट्रस्ट। तो घर पे, मतलब इसका मतलब है कोई नहीं करता, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने वाले हो और प्रूव करने वाले हो कि स्टॉक मार्केट से कमा के दिखाऊंगी। टोटली अगेंस्ट। क्यों, ऐसा क्यों? किसी ने पहले कभी लॉस करा था जमाने में? नहीं, उनका ये मानना है कि स्टॉक मार्केट होती है पैसा डुबाने के लिए, विच आई थिंक इज रॉन्ग। सो अच्छा, तो लास्ट मंथ जब आए आप, तो कैसे अप्रोच करा स्टॉक मार्केट को, कैसे स्टॉक चुन रहे हो बबली मैम? थ्रू बैंक में ब्रोकर को कांटेक्ट किया एंड उन्होंने फिर मुझे गाइड किया। सो डीमैट अकाउंट खोला फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई स्टार्टेड प्रोसीडिंग। ना, वो ठीक है, मैं पूछ रहा था ये स्टॉक कैसे चूज कर रहे हो आप? ये ब्रोकर मदद कर रहा है आपकी, आपने खुद डिसाइड करना बैंक शुरू के करा? एडवाइजर भी, हाँ, बैंक के एडवाइजर फ्रेंड है हमारे, कुछ वो हेल्प करते हैं, कुछ ब्रोकर्स हेल्प करते हैं उनकी, एंड मैं स्टडी भी करती रहती हूँ। मैं सीएनबीसी बहुत रेगुलर देख रही हूँ। इनफैक्ट दैट इज द रीजन आई एम हियर। और ये लास्ट एक मंथ कैसा रहा? कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो आप या लॉन्ग या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मन बन रहा है? मैं रेड कैप इन्वेस्टर हूँ, ब्लू कैप ट्रेडर नहीं हूँ। मैं लॉन्ग रन की सोच रही हूँ। सो मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं लास्ट मंथ, बट स्टिल वेटिंग फॉर द प्रॉफिट्स टू कम। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहली क्वेरी कौन सी मैम? ऐसा है कि मैंने लास्ट वीक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ 49.1। सो माय क्वेरी इज कि मुझे और ऐड ऑन करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस बैंक? शुरू करा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें इंक्लूड करा। क्यों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंक्लूड करा? ये एडवाइजर ने एडवाइस किया? Because I'm banking with that, yeah, I'm banking with IDFC and I found the service very good. उनका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा, so काफी होप दिखी मुझे उस बैंक से। ये And आपका moreover, CNBC पर्सनल में एक्सपीरियंस दिखा था, रहे थे कि- ये एडवाइजर का रिकमेंडेशन नहीं था? नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस था ये। ठीक बात, ये gut एक्सपीरियंस feeling। अच्छा था। कहते भी हैं राजेश सर कि भाई आप ऑब्जर्व करो अपने आसपास, जो अच्छा लग रहा है उसका कन्विक्शन है, उस पर पढ़ाई करो और उस पर बेट करो। भाई आईडीएफसी अच्छा लगा, बैंकिंग अच्छी थी, मेरा इंटरफेस समझ अच्छा रहा। मैं मानती हूँ लॉन्ग टर्म में आईडीएफसी जैसा कर रहा है उसके चलते अच्छा फायदा मिलेगा, हो सकता है मार्केट शेयर बेहतर करे। क्या करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? मैंने अभी अभी शेयर बाजार में शुरू करा है। क्या ये बैंक के थ्रू शुरुआत करना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की, ऐसे लॉन्ग टर्म में रखना सही रणनीति है क्या? और इंपॉर्टेंट है बबली जी की मदद करना, इनके थ्रू एक पूरी फैमिली को बताना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता नहीं है राजेश सर, ये भी ध्यान रखिएगा आप। Yes. आशीष जी, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दूं तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे और सेम कुछ होता था तो सेम पिंच करते थे ना, मैं भी वही कहने वाला हूँ। सेम पिंच है। मेरी फैमिली में भी कोई भी इसे अप्रूव नहीं करता है, कोई भी शेयर मार्केट की तरफ मुंह करके भी नहीं सोता है। मैं अकेला हूँ जो लड़े जा रहा हूँ।
सो इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि फैमिली से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना बुरा है। राजेश सर, इतने anyways, साल हो गए, इतने idea- सारे स्टॉक आइडियाज, इतना वेल्थ क्रिएशन करके दिया, अभी भी फैमिली अप्रूव नहीं करती, अभी भी फैमिली का पैसा नहीं ला पाए आप स्टॉक मार्केट में क्या? पैसा नहीं, उन्हें शेयर मार्केट से प्रॉब्लम है, उनको बैंक एफडी ज्यादा सुरक्षित लगती हैं। सो दे हैव देयर ओन बिलीफ्स, उसको मैं हिला नहीं पाया। एटलीस्ट ये मेरी कमजोरी है कि मैं उस बिलीफ को हिला नहीं पाया। तो अब नहीं होता ऐसा कि राजेश को देखो, तुमने पूरी जिंदगी बैंक में रखा था पैसा और राजेश कहां से कहां पहुंच गया, ऐसा नहीं होता क्या अब एग्जाम्पल के तौर पे? सर मेरी वाइफ तक नहीं मानती तो मैं हाँ, दूसरों तब को ठीक क्या है, बोलूं। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बताओ राजेश सर। देखिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इस तिमाही में नतीजे बहुत बेहतर आए थे। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आइंदा दिनों में लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत लंबी अवधि लगेगी कुछ मीनिंगफुल रिटर्न आने के लिए। 2-4 रुपया 5 रुपये इधर उधर अलग बात है, इससे बेहतर दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आपको बैंकिंग में लगाना है, जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक कहा था, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आपको देखना हो तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक देख ले। इसमें आप ट्रेडिंग कर लें, बट बहुत लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये उपयुक्त नहीं है। पर मैं ट्रेडर हूं नहीं, मैंने लगाया ही लॉन्ग टर्म के लिए। आप बेसिकली फिर इसका मतलब आसान शब्दों में कह रहे हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से निकलूं, किसी प्राइवेट बैंकिंग में लगाना है, अच्छी स्टॉक में लगाना है तो आईसीआईसीआई और कोटक ज्यादा बेहतर होंगे। आईडीएफसी फर्स्ट का वो रिस्क बिना बात की वोलेटिलिटी ना लूं अपने स्ट्राइड में, है ना राजेश सर? जी बिल्कुल। मैम निकलना चाहिए, सही कॉल है। ये ट्रेडिंग बेट ज्यादा इस समय, बहुत ज्यादा फंडामेंटल से बेट करना इस समय रिस्की होगा। बबली मैम लौटता हूं। हाँ, पर्टिकुलर प्राइस के लिए वेट करूं या इन्हीं लेवल्स पे निकलूं राजेश सर, या कोई हायर अपटिक्स आएंगे और निकलूं, इंतजार करूं? नहीं, मेरे ख्याल से 52 रुपये तक ये स्टॉक आने वाले दिनों में आ सकता है। 52-53 के आसपास आए, वहां पे निकल जाए। अच्छा, फिर आपने चार नाम बोल दिए, 2 सरकारी 2 प्राइवेट, एक ही चुनना है राजेश सर, एक ही आंसर दो। प्राइवेट और पब्लिक को मुझे क्या करना, मुझे तो कमाना है। तब आप अगर कम से कम 1.5 साल रुक सकते हैं तो कोटक के साथ जाएं। कोटक की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है इस वक्त, परफॉर्म भी नहीं किया है लास्ट रैली में। मैं समझता हूं वहां पर दांव लगाना चाहिए। परफेक्ट। अहमदाबाद जा रहा हूं, ईला सोलंकी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ईला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ईला मैम कैसे हो? कब से अहमदाबाद? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैम आप तो बहुत सालों से अहमदाबाद में, कब से अहमदाबाद में रह रहे हो? मैं तो अहमदाबाद में 2 साल से आई, मगर शेयर बाजार में मैं 15 साल से कर रही हूँ। और उससे पहले गुजरात में कहीं थे कि बाहर थे? हाँ, जामनगर में थी। रिलायंस तो इंडस्ट्री फिर में शेयर बाजार से कैसे बच सकते हो आप? सब आप जैसे बबली मैम के घर में सब अपोज करते हैं, आपके घर में तो सबके सब बिजी होंगे शेयर बाजार में, ऐसा है क्या? नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली। आप भी अकेले हो? क्यों ऐसा मगर कहते मुझे हैं? इक्विटी का कल्चर वगैरह तो गुजरात में बहुत है, सब करते हैं, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, मेरा हस्बैंड सपोर्ट करता है। हाँ। सब मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो मैं डिसीजन लेती हूँ ना वो परफेक्ट है। क्योंकि पैसा आ रहा है आपके डिसीजन से, इसीलिए ऐसा लग रहा हो। अभी आपको शायद याद नहीं है। हाँ। मैं अदानी का लिया था, आपके शो में आई थी। ओके। हाँ, अदानी का कौन सा लिया था? वैसे कोई सा भी लिया हो, पावर। पैसा बन गया होगा। अदानी पावर लिया था 15,000 से। अरे रखा हुआ किस भाव? आइए जरा, अदानी पावर को किस भाव पे लिया हुआ है? मैं सॉरी भूल गया ईला मैम। मैंने तो लिया था 98 पर और मैं निकली 120 पर। अरे वाह, रख लिया होता तो गजब हो जाता, जल्दी निकल गई। वो मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत थी। ओ बिल्कुल ठीक है। ईला मैम अभी इशू कहाँ पे आ रहा है? अभी सवाल क्या है? पहला सवाल कौन सा है राजेश जी के लिए? मेरा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ टाटा स्टील में। मुझे अभी टाटा स्टील बेहतर लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी मेरा 5 से 10,000 शेयर का व्यू है, तो कौन से लेवल पर मैं एंटर हूँ? आपका ब्रोकर सुन के खुश हो रहा होगा, मैम का एक और बड़ा चंक आने वाला है, दलाली आएगी। भाई राजेश सर, टाटा स्टील मैंने जीरो इन कर लिया है, मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो एक वैलिडेट कर दो इस थॉट को मेरी। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना ईला मैम? हाँ जी। पहले तो वैलिडेट कर दो सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं 106 के लेवल्स पर, और इन लेवल्स पे ही खरीदना शुरू करूं? आपका व्यू क्या बनता है राजेश सर? भाई देखिए, पहली बात,
कंपनी बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, कैपेसिटीज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिस तरीके से सरकार का जोर है, ऑब्वियस बात है स्टील और सीमेंट अच्छा चलेंगे। और चूंकि इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं समझता हूँ यहाँ से खरीदारी चालू कर दें। 10,000 इनको खरीदने का मन है, ये 2,500 करके 4 लॉट में खरीद लें। मुझे बहुत बुरे हालात में ये 98 से नीचे जाता हुआ लग रहा नहीं है, अनलेस कि कोई बहुत ख़राब न्यूज़ नहीं आ जाए। तो मैं समझता हूँ आपको सिर्फ 8 रुपीज़ का कुशन लेना है और वहाँ से आप खरीदारी कर सकती हैं। ओके ओके। अच्छा, क्विकली एक सवाल और लेता हूं, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। बबली मैम, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, हेलो। मेरा ये है कि बिगनर हूँ, इसलिए मुझे आप ये बताओ कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए ये सवाल जो कि प्रॉफिटेबल हो और क्विक। ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा, इतना तो टाइम भी नहीं मेरे पास। लेकिन राजेश सर, ये सवाल अच्छा है, हम सब जानना चाहते हैं। एक काम करते हैं, निफ्टी 50 के 2 ऐसे स्टॉक्स जो हम सब रिटेल जो इस समय एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। 50 में से 2 चुन के बता दो सर। देखिए, आपको लंबी अवधि के लिए रखना है 2 स्टॉक निफ्टी 50 से, रिलायंस और आईटीसी, ये 2 है। समय की पाबंदी के कारण बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये 2 नाम काफ़ी हैं आपके लिए लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट, दोनों स्टॉक्स रिलायंस और आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस की बात छेड़ दी तो बताना पड़ेगा मुझे, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर कोई ट्रेड लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हो, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। इस नोट पर स्मिता मैम, बबली मैम, ईला मैम, आप सबका धन्यवाद। आपकी और भी कुछ क्वेरीज थी? सॉरी राजेश सर के साथ क्या जज्बातों में बह जाता हूं तो टाइम वैसे ही निकल जाता है। राजेश सर, वो दोनों की वेब सीरीज के नाम तो बता जाओ, अच्छी जो लगी आपको। मैंने 2 देखी है, दिल्ली क्राइम 2 और महारानी 2। दिल्ली क्राइम उतनी अच्छी नहीं हो पाई पहले के वनिस्पत, क्योंकि कंटेंट कमजोर है, बट शेफाली शाह की जो परफॉर्मेंस है वो देखने लायक है। और महारानी 2 तो बिल्कुल देखने लायक है। मैं कहूँगा किसी ने अगर महारानी 1 देख रखी हो तो वो दोबारा देखे और फिर महारानी 2 देखे, बहुत मजा आएगा। मैंने नहीं देखा हुआ है, चले तो एक ये मेरे पास अभी क्या है, ओटीटी कंटेंट से ब्राउज करते करते ढूंढते हुए क्या देखना है, उसी में पूरा टाइम निकल जाता है। आपने अच्छा बता दिया, मैं देख निपटा दूंगा। चलिए राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ये देखिए ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप्स फ्लैटिश टेरिटरी पर। जिस दिन इस तरह के खराब ग्लोबल क्यूज, 2 दिनों के खराब क्यूज हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव बनी हुई, अभी भी एडवांसेस के, और इनफैक्ट दिन भर ऐसे ही हुआ, बस ओपनिंग टिक्स के बाद से दिन भर एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ। ऐसे में मिड कैप स्पेस में चल क्या रहा है? मिड कैप स्पेस के तमाम आउट परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स और एक्सपर्ट्स के बेहतरीन पिक, सारा कवरेज इस छोटे से ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।